अच्छा, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो मोटा मोटा देखें तो ज्योग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है। ज्योग्राफी के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है? हम्म फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? जो भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन होगा अर्थ का उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा आपका? जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ओशनोग्राफी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। मेजर ये तीन चीजें आती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? जहां पे हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिफरेंट लैंड। अच्छा, आप अर्थ को जब देखते हो तो अर्थ के ऊपर क्या आपको एक ही जैसी चीजें दिखाई देती हैं? अलग अलग टाइप की चीजें, फिजिकल फीचर्स अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देते हैं। उन फिजिकल फीचर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स। ठीक है। कहीं पे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे वैलीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कहीं पे प्लेन इलाके दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्लेशियर है, ठीक है, कहीं पे ओशियन है, कहीं पे लैंड है। तो ये सब जो फीचर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम इन लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं। इन लैंड फॉर्म्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, और इनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। इन सब लैंड फॉर्म्स के, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, प्लेट्यूज हो, डेजर्ट्स हो, इन सब लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बनते कैसे हैं, कौन कंपोनेंट्स इनको बनाते हैं, कौन सी चीजें इनको बनाती हैं, और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हम लैंड फॉर्म्स में पढ़ते हैं। ये सब जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अच्छा, ये लैंड फॉर्म जो बन रहे हैं ये किसी फोर्स की वजह से बन रहे हैं। कोई भी चीज होगी उसके पीछे कोई फोर्स लगेगी तभी बनेगी। तो अर्थ के ऊपर दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, एक तो एक्सोजेनिक फोर्सेस और दूसरी एंडोजेनिक फोर्सेस। एक अर्थ के अंदर से फोर्स लगती है, ये आपकी अर्थ है ना, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है ना। तो उस अर्थ के अंदर भी कुछ मटेरियल है ना। अर्थ के जो तीन पार्ट हम पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों पार्ट्स में क्या है? कुछ मटेरियल है। तो उस मटेरियल की वजह से कुछ फोर्स लगती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। और कुछ फोर्सेस लगती हैं अर्थ के बाहर से, जैसे हवा चलती है, पानी बहता है, ग्लेशियर चलते हैं, ठीक है। तो ये सब फोर्स, वो भी फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर। उन्हीं फोर्सेस की वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, जो अंदर से फोर्सेस लगती हैं उनका मेन सोर्स होता है रेडियो एक्टिव एनर्जी। फोर्स के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो भी अंदर से फोर्स लगती है उसका मेन सोर्स होता है रेडियो एक्टिव एनर्जी। और जो बाहर से फोर्स लगती है अर्थ के ऊपर, उसका मेन सोर्स क्या है? क्या है? सन। तो सन की वजह से ही ये सब फोर्सेस काम कर पाते हैं। जैसे आपकी विंड है, वाटर है, स्नो है, ये सब फोर्सेस अभी देखोगे आपकी कैसे सन की वजह से काम करते हैं। तो इनको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। इनकी वजह से ही अर्थ पे अलग अलग टाइप के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पे प्लेन इलाके, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे डेजर्ट्स। ठीक है। ये ऐसे ही नहीं बन गए, उसके पीछे कोई रीजन है। वही रीजन हम देखेंगे ज्योग्राफी में। अच्छा, अगर हम सिर्फ यही पढ़ें तो आपको तो ये लगना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी तो फिर यही है बस। तो फिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ठीक है, चलो यहाँ पे हमने जियोमॉर्फोलॉजी में लैंड फॉर्म्स पढ़ लिया। ओशियनोग्राफी में हमने ओशियंस के बारे में पढ़ लिया, कि ओशियंस कैसे बने हैं, ओशियंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये ओशियंस में पढ़ लिया। टाइड्स, वेव्स, ये सब कुछ हमने ओशियनोग्राफी में पढ़ लिया। और क्लाइमेटोलॉजी में हमने देख लिया कि भाई क्लाइमेट कैसे बनता है किसी जगह का, हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, ठीक है। अलग अलग जो भी क्लाइमेटिक फैक्ट चीजें होती हैं, आप देखते हो वो कैसे होती हैं, वो हमने देख लिया। हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ लिया। तो आपकी ज्योग्राफी तो इतनी सी होनी चाहिए। फिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या हो गया, ये इसमें क्या आएगा? हाँ, देखो, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर ये नहीं है तो।
ज्योग्राफी डिसिप्लिन हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी का ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर ह्यूमंस का ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट है। इन दोनों को जब हम को रिलेट करते हैं तभी ज्योग्राफी का मतलब है। समझ रहे हो? ज्योग्राफी में सिर्फ हम ये तो सिर्फ ऐसी चीजें हो गई जो बिल्कुल ही जिसमें अगर आप बोल रहे हो कि ह्यूमंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलेंगे कि इन सब चीजों को हम पढ़ क्यों रहे हैं, कि इनका ह्यूमंस पे क्या इंपैक्ट है। ठीक है, और ह्यूमंस का इन सब पे क्या इंपैक्ट है, तो इनका को रिलेशन हम देखेंगे। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ह्यूमंस ह्यूमंस का ज्योग्राफी पे ऊपर इंपैक्ट है कि नहीं है, वो ज्योग्राफी का ह्यूमंस के ऊपर है। देखो ज्योग्राफी का ह्यूमंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है। हाँ, क्लाइमेट, अलग अलग जगह का क्लाइमेट किस चीज को जो है वो करता है, अलग अलग जगह जहां पे जैसा क्लाइमेट होगा वहां का वैसा ही कल्चर होगा, वैसी ही सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हमें वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर है, सोशियो कल्चरल चीजों के ऊपर, ह्यूमन की। ठीक है, कहीं पे अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो वहां का कल्चर वैसा ही होगा। ठीक है, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही है तो वहां का कल्चर वैसा होगा कि गर्मी के साथ कोप अप कर पाए वो लोग। तो वो कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, ज्योग्राफी की वजह से। ठीक है, समझ रहे हो? और ह्यूमंस का ज्योग्राफी के ऊपर क्या इंपैक्ट है। अभी देखो, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे तो हम पूरे डिपेंडेंट थे ज्योग्राफी के ही ऊपर, कि जैसा ज्योग्राफिकल फीचर है हमें उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, उस उस फिनोमिना को हम बोलते थे नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस। क्या बोलते थे, नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो नेचर के साथ तालमेल बना के रह रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने क्या किया, अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया ना। बाहर बड़ी गर्मी पड़ रही है पर आपने एसी लगा लिया, आपको कोई फर्क पड़ रहा है गर्मी से? नहीं पड़ रहा है। बाहर बहुत ठंड है, आपने अंदर हीटर लगा लिया, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत, आपने छत बना ली, घर बना लिया, आपको बारिश का इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, जो नेचर का इंपैक्ट है उसको कम कर दिया। बिल्कुल तो नहीं, हम जीरो कर सकते, बाहर तो कभी निकलोगे ही, गर्मी तो लगेगी, बट आपने कुछ हद तक उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ, ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से ज्योग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी को तो नहीं, पर जैसे पहले नेचर के साथ चलते थे अब नेचर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइज्ड नेचर। ठीक है, जहां पे ह्यूमंस जो हैं वो नेचर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पे नेचर के हिसाब से चल रहे हैं वहां पे उसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस। ठीक है, तो ये है क्या, ये को रिलेशन है बेसिकली, कि ज्योग्राफी और ह्यूमंस के बीच में क्या को रिलेशन है, यही हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? ये है आपकी ज्योग्राफी। अभी हम देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में भी एक और कंपोनेंट है, इंडिया फिजिकल। तो आपके सिलेबस में ऐसे तो ये सब कुछ है ना, पर आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आपको फोकस एक तो लैंड फॉर्म्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, लैंड फॉर्म्स भी काफी हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं, पर थोड़ा थोड़ा जितना मैं बताऊंगा उतना कर लेना लैंड फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ओशनोग्राफी में सिर्फ आपको वेव्स और करंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ओशन करंट्स के बारे में और टाइड्स के बारे में। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं। क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स किसी जगह के क्लाइमेट या फिर वेदर को वेरी करते हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, ये सब फैक्टर्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं JKSSB जैसे एग्जाम्स में, इंडिया फिजिकल। इंडिया फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो भारत है उस भारत में अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, है ना। नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज, माउंटेन्स, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, फिर फिर आप देखोगे गंगा यमुना प्लेन्स हैं सेंटर में, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है, बीच में थोड़ा सा हाइट वाला एरिया, उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। फिर डेक्कन प्लेट्यू है,
डेक्कन वाले एरिया में प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? माउंटेन और प्लेन के जो बीच वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। ठीक है, जो ना माउंटेन की तरह है ना बिल्कुल प्लेन है, थोड़ा सा हाइट पे और ऊपर से प्लेन है, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर और क्या है? डेजर्ट है, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में डेजर्ट्स हैं। फिर आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, ये सब क्या हैं? फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। तो बस इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। दूसरा, इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद तीसरा क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे फिर सॉइल्स के बारे में, इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स की सॉइल्स होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप का एग्रीकल्चर इंडिया में किया जाता है। समझ गए? बस ये इतना सा। और यहाँ पे जेएंडके के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करना। ठीक है, जेएंडके में भी सेम चीजें पढ़नी है, माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, रिवर्स कौन कौन से फ्लो करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर किस टाइप का होता है, बस ये तीन चीजें। और क्लाइमेट कैसा रहता है यहाँ पे। तो ये इंडिया फिजिकल वाला जो पोर्शन होगा इस पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है आपकी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? यही जो आप इंडिया में पढ़ा वो वर्ल्ड के लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम मोटा मोटा देख लेंगे कि माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस। फिर डेजर्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ग्रास लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए? और इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ स्टैटिक चीजें हैं जो आपको इसमें, देखो समझने वाला जो पार्ट होता है ज्योग्राफी में वो ये होता है, ये वाला फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इंडिया फिजिकल, चाहे इंडिया फिजिकल हो गया या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड, ये सारा रट्टा वाला रट्टे वाला पार्ट, इसमें आपको कुछ समझने का नहीं है, इसको याद रखना है बस। ठीक है, अब रिवर्स को समझने का क्या है उसमें? गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? हाईएस्ट माउंटेन कौन सी रेंज का, कौन सा हाईएस्ट माउंटेन आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी स्टेट में है, कहाँ पे है, क्या, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आप ये जो एटलस है ओरिएंट ब्लैक्समैन का या फिर ऑक्सफोर्ड का, एक ये परचेज कर लो। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। ठीक है, ये जब हम खत्म कर देंगे ज्योग्राफी फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एटलस ये इस पे मार्क करवा दूंगा कि क्या क्या याद रखना है आपको। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये थी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जिसमें हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी यहां से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आप 11th की एनसीईआरटी जो है दो, एक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी इंडिया फिजिकल। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाली बुक तो जरूर पढ़ लेना, इंडिया फिजिकल वाली। हाँ हाँ, एनसीईआरटी हैं दोनों ये। ठीक है, इंडिया फिजिकल छोटी सी बुक है, 2-3 दिन में ही पढ़ लोगे पूरी, बहुत छोटी सी बुक है, 100-120 पेज की बुक होगी। ठीक है, तो ये वाली चाहे नहीं भी पढ़ना, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी, इसमें थोड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, पर ये वाली पढ़ लेना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? पर अगर कोई केएस की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वाली भी पढ़नी चाहिए अच्छे से। ठीक है। अच्छा, बताओ भाई कैसे बना ये ब्रह्मांड पूरा? हम्म, ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बना है? हाँ, बिग बूम, बिग बैंग, क्या है बिग बैंग थ्योरी? हाँ,
वो नहीं कुछ कि ब्रह्मा के पेट से, विष्णु भगवान के पेट से ब्रह्मा निकले। हाँ, चलो वो भी अपनी जगह ठीक है। अभी देखो, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, थ्योरी का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। कोई भी थ्योरी है, थ्योरी का मतलब सच नहीं होता। ठीक है, थ्योरी क्या होती है कि भाई किसी बंदे ने एक थ्योरी दी, ठीक है, और उसके सपोर्टिंग कुछ एविडेंस दिए कि भाई ऐसा हो सकता है। कल को कोई नया बंदा रिसर्च करेगा और बोलेगा कि ये तो सही नहीं है, तो वो थ्योरी कैंसिल हो जाएगी, नई थ्योरी आ जाएगी। तो थ्योरी का मतलब फुल प्रूफ सच नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं कि यूनिवर्स बना कैसे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी इसमें कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था। क्या बोलती है? कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। ठीक है, और कुछ भी नहीं से ये सब कुछ बना है। ठीक है, तो जहां कुछ नहीं था, वहां क्या हुआ? वहां एक छोटी सी स्पेस में, तो कुछ नहीं था तो स्पेस कहां से आई? स्पेस भी नहीं थी। बट ऐसे अभी आपके समझने के लिए, हमारे समझने के लिए इतने है कि छोटी सी स्पेस में, छोटी सी जगह पे, जिसको सिंगुलैरिटी का नाम दिया है, उस सिंगुलैरिटी में इन्फिनाइट टेम्परेचर डेंसिटी एक जगह पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, उस जगह को नाम दिया हमने क्या? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। बिल्कुल छोटी सी जगह में इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट डेंसिटी जो है वो इकट्ठी हो गई, और उसी जगह में एक एक्सप्लोजन हुआ आज से 13 बिलियन साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले आज से। ठीक है, और वो एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन के बाद सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद फिर एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, देखो आप किसी भी मैटर को अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप में ही देखें, बट फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस है, उसी को मैटर बोलते हैं, जिसमें कुछ मास है। ठीक है, तो किसी भी मास को जब आप, किसी भी मैटर को जब पढ़ोगे, तो उसमें जब उसको देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको सबसे छोटा पार्टिकल क्या नजर आएगा? सबसे पहले तो आपको एटम नजर आएगा, है ना? फिर एटम से भी छोटे आपको अंदर उसके सब एटॉमिक पार्ट्स, जैसे न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनसे भी छोटे छोटे पार्ट्स, अभी तक ये चल ही रहा है डिस्कवरी। ठीक है, उसके अंदर और छोटा पार्टिकल ढूंढते हैं, उसके बाद एक और छोटा पार्टिकल ढूंढते हैं। ठीक है, अभी जैसे पीछे एक पार्टिकल ढूंढा था, गॉड पार्टिकल जिसको नाम दिया था। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स ढूंढते रहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है ढूंढने का, कि वो ये ढूंढने की फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, जिससे छोटा पार्टिकल कोई ना हो, जिससे सब कुछ बना। ठीक है, उसका प्रोसेस, उसको ढूंढने के लिए सारी मशक्कत की जा रही है। ठीक है, अब वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब उसी से सब कुछ बना है ना? तो उसी को भगवान का नाम भी दे देते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि देखो बिग बैंग थ्योरी भी क्या बोल रही है, पहले कुछ भी नहीं था, और फिर अचानक से कहीं एक छोटी सी जगह से एक एक्सप्लोजन होता है, और फिर सबसे पहले तो सबसे छोटी चीज ही बनेगी, है ना? तो सबसे पहले बिल्कुल सबसे छोटी चीज बनी, उसके बाद फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं से ये सब बन गया, ये बिग बैंग थ्योरी आपकी बोल रही है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या हुआ? ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर। अभी से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये एक्सप्लोजन होता है, इसको हमने नाम दे दिया बिग बैंग का। और पहले 3 मिनट्स में सारे पार्टिकल्स हमारे बने, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स फर्स्ट 3 मिनट्स में हमारे बने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसके 4 लाख साल बाद, जब ये एक्सप्लोजन हुआ, उसके 4 लाख साल बाद एक माइक्रोवेव लाइट रिलीज हुई। कौन सी लाइट? माइक्रोवेव लाइट। ठीक है, अच्छा, जो ये रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस भी अलग अलग टाइप की होती हैं, है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है आपकी विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में आप बोलते हो ना VIBGYOR, है ना? ये स्पेक्ट्रम है जो विजिबल लाइट का। ठीक है, ये 7 कलर से बनके आपकी विजिबल लाइट बनती है। पर क्या रेडिएशन में ये विजिबल लाइट ही होती है? और भी तो रेडिएशंस होती हैं, कौन कौन सी? जैसे इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स।
ठीक है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे विबग्योर के इस तरफ, तो यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है। जैसे ही ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यहां से लेके और यहां तक, इस स्पेक्ट्रम में जब आप इस तरफ मूव करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि एनर्जी कम है, लेस एनर्जी एंड मोर वेवलेंथ। ठीक है। और जब इस तरफ मूव करते हो तो मोर एनर्जी, लेसर वेवलेंथ। ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी रेडियो वेव्स हैं वो उनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम एनर्जी, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, उसके बाद फिर आपका ये विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया। इसमें भी रेड कलर, फिर ये ओ से कौन सा है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है। और उसके बाद कौन सी आती है आपकी, यूवी रेज। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी है उसकी और वेवलेंथ क्या है, कम है। फिर उससे भी ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी आती है, एक्स रे। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी है, गामा रे। ये सीक्वेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी कि 4 लाख साल के बाद जब बिग बैंग हुआ, उसके बाद विजिबल लाइट नहीं रिलीज हुई। 4 लाख साल के बाद कौन सी लाइट रिलीज हुई, पहले माइक्रोवेव लाइट रिलीज। हमें कैसे पता, नासा का एक मिशन था जिसने इस लाइट को क्या किया, इसको मेजर किया। ठीक है। और जो यूनिवर्स में माइक्रोवेव लाइट है उसको उसने मेजर किया कि वो कहां से आई है। ठीक है। और उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट किया होगा। ठीक है, कि कहां से आई होगी, तो वो एक्स्ट्रापोलेट करके उसको पता चला कि जब बिग बैंग हुआ था उसके 4 लाख साल पहले माइक्रोवेव लाइट रिलीज हुई है। ठीक है, समझे। और यही ये जो माइक्रोवेव लाइट का जो हमें जब पता चला कि ये 4 लाख साल पहले इसकी रिलीज हुई थी, तो हमें पता चलता है कि बिग बैंग हुआ होगा, इसका मतलब। ठीक है। तो ये एक प्रूफ है, माइक्रोवेव लाइट एक प्रूफ है आपका, किसका, बिग बैंग का प्रूफ है। ठीक है। माइक्रोवेव लाइट के बाद बड़े लाखों साल तक अंधेरा रहा, बिल्कुल कोई लाइट रिलीज नहीं हुई। ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी विजिबल लाइट रिलीज होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी ये बाकी सारे जो स्पेक्ट्रम वाली लाइट्स हैं ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें पॉइंट वाइज सबसे पहले लिखो बिग बैंग, हेडिंग दो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट लिखो, दी किसने बिग बैंग थ्योरी, हाँ, नहीं यार, स्टीव हॉकिंग कहाँ से आ गया, वो तो अभी का बन, जॉर्ज लीमैत्रे। ठीक है। इस बंदे ने बिग बैंग थ्योरी दी है। ठीक है। ये बेल्जियम का एक कॉस्मोलॉजिस्ट था, जॉर्ज लीमैत्रे। ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इनिशियली देयर वाज ए ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। इनिशियली देयर वाज अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का मतलब ही क्या है, विच मीन्स, which means infinite density and temperature, which means infinite density and temperature, infinite density and temperature is thought to have contained, is thought to have contained in a infinite, in a infinite decimally small point, in a infinite decimally small point। ठीक है। देखो आपको पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी क्या है। ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। तो ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी क्या है, इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर किसी एक जगह पे कंसंट्रेट हो गया है। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, नहीं नहीं, ब्लैक होल इसको नहीं बोलते हैं। ब्लैक होल थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ब्लैक होल
सिंगुलैरिटी, हाँ सिंगुलैरिटी बोल सकते हैं उसको भी। हाँ वो भी सिंगुलैरिटी है, वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारा मास, बहुत सारा वो भी एक जगह पे वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसको हम बोलेंगे कि ये बिग बैंग से पहले वाला सिंगुलैरिटी। वो ब्लैक होल क्या है, जब यूनिवर्स बन गया है उसके बाद एक फिनोमेना। हाँ इसलिए ब्लैक होल की स्टडी जब हम करते हैं तो हमें यूनिवर्स कैसे बना है उसके बारे में चीज़ों को ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो ब्लैक होल के जैसी ही चीज़ ऐसे समझो आप, कि एक जगह पे बहुत सारा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा डेंसिटी एक जगह पे कंसंट्रेट हो गई है। ठीक है, और वहां पे एक्सप्लोजन हो रहा है। सेकंड पॉइंट लिखो, एन एक्सप्लोजन, एन एक्सप्लोजन 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, which led to the formation, which led to the formation and evolution of universe. Evolution and formation of universe. This explosion was known as Big Bang. उसके बाद नेक्स्ट लिखो, in the first 3 minutes, in the first 3 minutes, in the first 3 minutes, the first particles and the atoms were formed. The first particles and atoms were formed. ब्रैकेट में लिखना, initially subatomic, initially subatomic and then atomic. फोर्थ पॉइंट लिखो, एटॉमिक। फोर्थ पॉइंट लिखो, अ माइक्रोवेव लाइट वाज रिलीज्ड, अ माइक्रोवेव लाइट, ये बना लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा। अ माइक्रोवेव लाइट वाज रिलीज्ड about 4 lakh years after the Big Bang. A microwave light was released about 4 lakh years after the Big Bang, which was recorded by, which was recorded by cosmic background explorer, which was recorded by cosmic background explorer, ब्रैकेट में लिखना, a project of NASA, explorer, explorer, ब्रैकेट में लिखो नासाज प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट था ये, नासा का। as a proof of Big Bang, as a proof of Big Bang. फिफ्थ पॉइंट लिखो, आफ्टर द माइक्रोवेव लाइट, after the microwave light, there was a period of darkness. After the microwave light, there was a period of darkness which continued for few hundred million years. Which continued for few hundred million years. Few hundred million years. Next point लिखो, this was followed by visible light. This was followed by visible light and ultraviolet radiation. Visible light and ultraviolet
रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आफ्टर दैट galaxies and stars were formed. After that galaxies and stars were formed. तो उसके बाद आपकी स्टार्स और गैलेक्सीज बने। फुल स्टॉप। द इनिशियल स्टार्स formed within the first billion years. The initial stars formed within the first billion years, and they were much bigger. And they were much bigger. These stars formed in the galaxies. These stars formed in the galaxies which were forming simultaneously. Incorporating these stars. Full stop. The galaxies so formed continue to move away from each other. The galaxies so formed continued to move away from each other, which led to the expansion from each other, to move away from each other, which led to the expansion of the universe. But generally the galaxies itself were not expanding. The galaxies itself were not expanding. ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, फिर आपके एटॉमिक पार्टिकल्स बने, उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज हुई, और उसके बाद फिर क्या हुआ? स्टार्स बने आपके। ठीक है, और स्टार्स के बाद क्या बनी? स्टार्स और गैलेक्सी साइमल्टेनियसली बने हैं। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिला? ये जो गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से क्या हो रही है? दूर दूर जा रही है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जहां से हमें ये क्या पता चलता है कि यूनिवर्स हमारा क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। गैलेक्सीज अपने आप में एक्सपैंड नहीं करेंगे, गैलेक्सी जितनी है उतनी है, जितना साइज एक गैलेक्सी का है वो उतना ही है, पर एक गैलेक्सी का जो दूसरी गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इसी को जब हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पीछे की तरफ तो हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स बना कब था। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो ए प्रूफ ऑफ बिग बैंग। ठीक, कोई एक पॉइंट होगा अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो कोई एक पॉइंट होगा जब ये सारा यूनिवर्स एक ही जगह पे था। ठीक है ना, तो उसी को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है और ये देखा कि एक पॉइंट पे तो ऐसा कुछ बिग बैंग, कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसके बाद ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है, जिससे पहले कुछ एक्सपेंशन नहीं थी। ठीक है, समझ में आया? अब जो आपकी ये स्टार्स हैं ये कैसे बनते हैं? देखो, स्टार से पहले बनता है नेब्यूला। क्या बनता है? नेब्यूला। नेब्यूला क्या है? देखो, ये जो यूनिवर्स है उसमें सबसे जो फंडामेंटल एटम है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? सबसे छोटा एटम है ना? तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि सबसे छोटे एटम ही सबसे पहले बने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो एटम बना वो क्या है? हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन में क्या है? हम्म, हाइड्रोजन में क्या होता है? क्या होता है?
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर आप, ये एक क्या है इसमें, प्रोटॉन, एंड एक इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, सबसे छोटा एटम है। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अच्छा उसके बाद हीलियम इससे बड़ा होता है। हीलियम में क्या होता है दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को ये पता नहीं ये शेल इस वाली शेल में होते हैं कि इससे बाहर वाली में होते हैं, पर दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होता है, दो न्यूट्रॉन भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद क्या बनता है आपका, हीलियम बनता है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मेशन कैसे, हाइड्रोजन से हीलियम बनाना हो तो बना सकते हो, बना सकते हो ना, कैसे बनता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको, है ना। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप करवाओगे, तो जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं हम, तो न्यूक्लियर फ्यूजन अगर करोगे तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्स बने हैं ये भी इन्हीं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से बने हैं। ठीक है, सबसे पहले बनता है नेब्यूला। नेब्यूला क्या है, कुछ नहीं है, लोकलाइज्ड लंप है किसका, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस एक जगह पे इकट्ठी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ती जाती है, उस ग्रेविटी से फिर और ज्यादा हाइड्रोजन इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, अब ये होता रहेगा, होता रहेगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उस जगह की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी, डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी, और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वहां पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपका सन है, सन में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये स्टार्स भी क्या है, सन की जैसे ही हैं सारे। ठीक है ना, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो इन स्टार्स में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन एक जगह पे इकट्ठा होते जा रहा है, और उस एक जगह में इकट्ठा होते होते इतनी डेंसिटी उसकी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि आपकी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, और उन रिएक्शन से फिर क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो वैसे ही आपके स्टार्स, उन्हीं स्टार्स से फिर कुछ स्टार्स से बड़े बड़े जेंट स्टार्स बनते हैं, कुछ स्टार से क्या सुपरनोवा बनते हैं। ठीक है, और कुछ स्टार से क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कौन सा स्टार स्टार ही रह जाएगा और कौन से स्टार का सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा उस स्टार के मास के ऊपर, कितना बड़ा वो स्टार है। ठीक है, तो उस स्टार के मास देखेंगे, उसकी डेंसिटी देखेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि कौन से स्टार का क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले नेब्यूला की डेफिनेशन लिखो, लिखो नेब्यूला। नेब्यूला क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इन द यूनिवर्स। इट इज द कलेक्शन ऑफ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट लिखो स्टार। नेब्यूला के बाद क्या बनेगा, स्टार बनेगा। स्टार में लिखो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मोर कंडेंस्ड नेब्यूला। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मोर कंडेंस्ड नेब्यूला। हाँ हाँ, इसी में लिखो these nebulas under their own gravity under their own gravity further condense further condense further condense and heat up। कोई एक जगह में आप बहुत सारा मैटर इनक्लोज करोगे तो वो हीट हो जाएगा। ठीक है, हीट अप so as to begin
सो एज टू बिगिन, कौन सी रिएक्शंस होंगी? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। सो एज टू बिगिन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस। सुना है इन रिएक्शंस के बारे में आपने? न्यूक्लियर का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ हो रहा है। थर्मो का क्या मतलब है? हम्म, हीट। तो एक लेवल से ज्यादा जब हीट हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दो टाइप की आपकी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? दो न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एक बड़ा कोई न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों में ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी, न्यूक्लियर फिजन में या फ्यूजन में? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन में। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन में कम। जो आपके पास यहाँ पे हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं, वो हम सारे किसके बेसिस पे बनाते हैं? न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे। जहाँ पे आप यूरेनियम, थोरियम, इन सबको, ये रेडियो एक्टिव। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जिनका न्यूक्लियस एक्टिव होता है, अगर उसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो जल्दी हो जाएगा उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल देते हैं। तो ऐसे ही आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करके क्या कर सकते हो? इनको ब्रेक कर सकते हो। तो इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं और फिर उससे एनर्जी जनरेट होती है हमारी। पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है हमारा। ठीक है, तो उसको हमें फिर उसको डिस्पोज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ना हम कम कम एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं, मतलब इतनी ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता हमें। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए हमें। 10⁻⁷ की हीट चाहिए हमें कम से कम। तब जाके हम न्यूक्लियर फ्यूजन करवा पाएंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और कोई वेस्ट भी नहीं है उसका, पर वो करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो यूनिवर्स में रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जहां पे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में, ठीक है, फ्यूज होके हीलियम बना रहे हैं और साइमल्टेनियसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जो हमने पीछे वो स्पेक्ट्रम पढ़ा पूरा, समझ रहे हो? कहां तक लिखा? thermonuclear reactions turning primarily hydrogen into helium, turning primarily hydrogen into helium, hydrogen into helium, hydrogen into helium, and simultaneously emit radiations, and simultaneously emitting radiations। और simultaneously क्या कर रहे हैं? रेडिएशंस को emit कर रहे हैं। रेडिएशंस में आपकी सब रेडिएशंस आ जाएंगे, इंक्लूडिंग विजिबल लाइट, emitting radiations। ठीक है, और यही स्टार्स जब एक बड़े स्टार के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं किसी एक जगह पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सोलर सिस्टम। और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम किसी एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं, तो उसको हम गैलेक्सी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टार से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से आपकी गैलेक्सी बन जाती है। ठीक है, समझे? लाइफ ऑफ स्टार लिख लो। हेडिंग दो बस, लास्ट टॉपिक करेंगे, लाइफ ऑफ स्टार। लाइफ, एक स्टार की जिंदगी कितनी होती है? सबसे पहले तो क्या होता है? नेब्यूला। ठीक है, तो लिखो नेब्यूला। नेबुला, नेब्यूला क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग
-173 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे बनाओ, ये है आपका नेब्यूला। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम कंडेंस्ड फॉर्म में, टेम्परेचर ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये नेब्यूला में ग्रेविटेशनल पुल होगा। क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम और ज्यादा कंडेंस होते जाएंगे, और क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अच्छा, जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल होगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टार। जो स्टार बनने से पहले की चीज है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार में ही फिर आपकी टेम्परेचर रेज होता है इन 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपकी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। वंश, मेरी ना गाड़ी की चाबी ना नीचे लड़का होगा, उसको फेंकना इधर आगे से ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा आपका? मेन स्टार बनेगा। क्या बनेगा? मेन स्टार बनेगा। ठीक है, सबसे पहले नेब्यूला, फिर प्रोटोस्टार, उसके बाद क्या बनेगा? मेन स्टार बनेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें एक्सप्लोजन्स चलते रहते हैं, अगर ये बहुत बड़ा साइज है, इसका एक्सप्लोजन चलते रहते हैं, तो मेन स्टार से क्या बनेगा? रेड जायंट स्टार, बड़ा स्टार बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा स्टार बनेगा। ठीक है, अब अगर इसका मास, देखो यहां से दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो इस रेड जाइंट स्टार का मास जो है इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स, किससे बड़ा है? 1.44 टाइम्स हमारा जो सन है, जो इस सोलर सिस्टम में सन है, उससे कितना बड़ा है? 1.44 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नहीं, सॉरी, 1.44 तक है। अगर इफ मास इज अप टू 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन, अगर 1.44 तक है या उससे कम है, तो क्या बनेगा? प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा। और उसके बाद वो क्या बनेगा? वाइट ड्वार्फ। ठीक है व्हाइट ड्वार्फ के बाद क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ। ये स्टार्स हैं सब। ठीक है, ये व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ ये बनते रहते हैं, व्हाइट से ब्लैक बनता है, ब्लैक से फिर व्हाइट, व्हाइट से फिर ब्लैक, ब्लैक से फिर व्हाइट। ठीक है, अगर लेकिन इसका मास 1.44 टाइम से ज्यादा हो, ठीक है, तो बनता है आपका सुपरनोवा। क्या बनता है? देखा है सुपरनोवा? हाँ, सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा से क्या बनता है? अगर मास आपका 1.44 टाइम से लेके 3 टाइम्स तक हो, तो सुपरनोवा से आपका बनता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार। और न्यूट्रॉन स्टार से बनता है पल्सार और मैग्नेटार। ठीक है, अगर मास आपका 3 टाइम से भी ज्यादा हो जाए,
सुपरनोवा का मास अगर आपका मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन, तो आपका बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ये जो लिमिट है 1.44 टाइम्स वाली कि भाई इतना मास होगा, ये किसी ने कैलकुलेट किया होगा ना, ठीक है। इस लिमिट को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, उन्होंने ये लिमिट फाइंड की थी कि अगर इतना मास हो सन का तो ये बनेगा, इससे ज्यादा होगा तो ये बनेगा स्टार का। ठीक है, ये एक स्टार की पूरी लाइफ है। अच्छा, ये जितने भी नाम लिखे हैं ये क्या हैं? ये टाइप्स ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, अलग अलग फिनोमिनाज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं यूनिवर्स में। कहीं पे आप देखते हो यूनिवर्स, आपने देखा है नेट जियो पे या फिर नासा की वेबसाइट पे, बड़े सुंदर सुंदर ऐसे लाइट्स रिलीज हो रही हैं, वो सब यही हैं। ये कहीं पे न्यूट्रॉन स्टार है, कहीं पे पल्सार है, कहीं पे मैग्नेटार है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? बड़े बड़े जाइंट स्टार्स हैं, कहीं पे ब्लैक होल है। तो अलग अलग टाइप की लाइट्स वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताने का मेरा मकसद था, चंद्रशेखर लिमिट समझाना। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है कि किसी भी रेड जाइंट स्टार का अगर मास 1.44 टाइम्स से कम है, सन के साथ कंपेयर करें अगर, तो वो प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा, व्हाइट डवार्फ और ब्लैक डवार्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। अगर 1.44 टाइम्स से ज्यादा है तो सुपरनोवा बनेगा। अगर 1.44 टाइम्स से 3 टाइम्स के बीच में है तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और पल्सार मैग्नेटार बनेंगे। और अगर 3 टाइम्स से भी ज्यादा है तो फिर क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? चलो इतना ही रखते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, कल देख लेंगे।